नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उदगल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल के ऊपर हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस की बात करते हैं और आपको पता है इस चैनल के ऊपर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम ग्रेजुएशन पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी आपको पता है आरपीएससी सिलेबस में 2 पार्ट दिए गए हैं, एक ग्रेजुएशन वाला पोर्शन दिया गया है और एक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला पार्ट दिया गया है। तो हम यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन वाले पोर्शन की बात करते हैं। यदि मैं आपको बता दूँ कि आपको पहली यूनिट जो है वो कंप्लीट करा दी गई है। यूनिट फर्स्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर ली जिसमें सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले टॉपिक थे। ठीक है, 5 वीडियोज़ के अंदर हमने 5 जो टॉपिक्स थे वो अपने कवर कर लिए हैं। आज से हम शुरू करने वाले हैं सेकंड नंबर यूनिट, जिसको आपको पता होगा उस यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस यूनिट के अंदर कितने टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। केवल ग्रेजुएशन वाले पोर्शन की हम बात करेंगे। आपको करना क्या है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अगली मैं बात कर दूँ कि ये जो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है, ये पीपीटी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आपको कि मैंने बताया था कि जो ग्रेजुएशन की बुक्स हैं, जैसे कि सीबीएस की बुक है जो मैंने पढ़ाई की थी जिनकी, उनमें मैं आपको टॉपिक वाइज जो पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और वो भी आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर ही देखने के लिए मिल जाएंगी। पहली यूनिट की जो है वो मैंने कंप्लीट करा दी है और सेकंड यूनिट यानी कि जो जेनेटिक्स वाली यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली यूनिट की जो पीडीएफ है वो मैंने एक साथ कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दी है हिंदी के अंदर। आप देख सकते हैं चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। मैं वापस बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये केवल ग्रेजुएशन वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्शन को ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जब आप देखोगे तो जेनेटिक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारे सामने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें चेंज क्या हुआ है कि पहले प्रोकैरियोट्स के साथ साथ यूकैरियोट्स और ऐड थे। ठीक है, पिछली साल ये वाले टॉपिक्स भी पढ़ने थे, लेकिन इस बार अपने को यूकैरियोट्स के अंदर जीन एक्सप्रेशन नहीं पढ़ना है। केवल हमें रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूँ दूसरे नंबर के टॉपिक की, तो दूसरा टॉपिक है अपना सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर मैं बात करूँ तीसरा टॉपिक है अपना मेटरनल इनहेरिटेंस और लास्ट में हम बात करेंगे म्यूटेशंस के बारे में और क्रोमोसोमल एवर्शंस के बारे में। ये टॉपिक्स यहाँ पे अपने आते ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल जेनेटिक्स वाले पोर्शन में दिए गए हैं, तो मैं केवल इन टॉपिक्स को ही कराऊंगा। आपको 12th वाले जो टॉपिक्स हैं वो कई जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एलिन के जो मॉड्यूल्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो कोचिंग के नोट्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। कोचिंग नोट्स आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी या फिर आप आरबीएससी के जो बुक्स हैं आपकी, उनसे आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। सारे टॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में यदि मैं बात करूँ तो हमारा टॉपिक होने वाला है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स की हम बात करने वाले हैं। यानी कि हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, तो टॉपिक रहेगा हमारा प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन हिंदी के अंदर। एक चीज़ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको नोट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, नोट्स आपको बाइलिंगुअल में प्रोवाइड करा रहा हूँ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको पीडीएफ को प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अपने फ़ोन के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं कि बेसिकली जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है। तो थोड़ी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जीन क्या होता है। देखना एक बार, जैसे हमने देखा कोई भी डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए का एक छोटा सा खंड यदि हम ले लें, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डीएनए ड्रॉ किया और यदि मैं इसके छोटे से वाले इस पोर्शन को ले लिया, तो ये क्या कहलाता है, ये जीन कहलाता है। ठीक है, इस जीन के अंदर क्या है, इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड है। क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड है। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में है क्या, तो इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन आपको बनानी है, और एटलीस्ट यानी कि फाइनलाइज जाके उस प्रोटीन से क्या बनने वाले हैं, एंजाइम बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, एंजाइम बनने वाले हैं। तो यानी कि ये जो जीन है, डीएनए के ऊपर ये खंड बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ये इसमें क्या लिखा हुआ है कि किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है और उससे क्या बनेगा, फाइनल में जाके एंजाइम बनेगा। अब सुनना, डीएनए जो है उससे डायरेक्ट प्रोटीन कभी भी नहीं बनती, इसलिए डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए पे कौन सा बनता है, एमआरएनए बनता है। फिर एमआरएनए से आगे जनके क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हम देख चुके थे। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है या फिर आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसे क्या कहा जाए, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। हिंदी के अंदर उसे अपन कहते हैं अनुलेखन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बन जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं अपन अनुवादन, या फिर इंग्लिश के अंदर कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं अपन, ट्रांसलेशन कहते हैं।
हिंदी के अंदर इसे कहा जाता है अनुवाद। यानी सबसे पहले हमारे पास डीएनए है, उस डीएनए के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी। ये सारी प्रोसेस अभी हो चुकी है, यानी कि इन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन भी हमने पढ़ लिया और ट्रांसलेशन भी हमने कर लिया। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो जीन है, ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि किस प्रकार की प्रोटीन बननी चाहिए। इसको अपन कहते हैं क्या, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब इस चीज़ का रेगुलेशन होता है, इस चीज़ का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रण करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई सेल है, ठीक है, तो वो सेल हमेशा प्रोटीन बनाती हुई नहीं रहती है, हमेशा वो प्रोटीन नहीं बनाती है। जब उसको आवश्यकता होती है, जब उसको आवश्यकता होती है तो वो प्रोटीन बना लेती है, और जब उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन बन जाती है तो उस तुरंत उस चीज़ को क्या कर दिया जाता है, एक्सप्रेशन को बंद कर दिया जाता है। बस इसी रेगुलेशन को हमको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो मैं वापस आपको बता देता हूँ, ये चीज़ हम प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले यूकैरियोट्स के अंदर भी अपन पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार हमने उसको हटा दिया, यानी कि सिलेबस में वो चीज़ नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। केवल प्रोकैरियोट्स के अंदर हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लिया जाता है वो ई. कोलाई बैक्टीरिया का लिया जाता है। ठीक है, ई. कोलाई की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 2500 प्रकार के इसके पास जीन होते हैं। कितने होते हैं, 2500 प्रकार के जीन होते हैं, जिनसे लगभग 800 प्रकार के एंजाइम बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, 800 प्रकार के एंजाइम बनाए जा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। अब इस चीज़ को कंट्रोल कौन करेगा कि इन 2500 प्रकार के जीन से कौन से एंजाइम बनने चाहिए, कौन से नहीं बनने चाहिए, और कब बनने चाहिए, कब वो नहीं बनने चाहिए। इसको कहते हैं अपन जीन एक्सप्रेशन के ऊपर रेगुलेशन होना। ठीक है, बस यही सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैंने आपको बता दी, अब हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखना, जीन एक्सप्रेशन क्या है, यानी कि जीन अभिव्यक्ति से तात्पर्य है उस प्रक्रिया से है जिसमें डीएनए में संग्रहित सूचना, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसमें कोडेड है डीएनए के अंदर, उसको किसी कार्यात्मक उत्पाद यानी कि फंक्शनल प्रोडक्ट के अंदर अपने को चेंज करना है। वो फंक्शनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकती है या फिर आरएनए भी हो सकता है। ये रहा हमारे सामने डीएनए। इस डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, जिसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिसे अपन ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी जीन है, उस जीन से डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है, उस डीएनए इन्फॉर्मेशन से क्या बनना है, फाइनल में प्रोटीन बनना है। उस चीज़ को कहते हैं अपन जीन एक्सप्रेशन करना, यानी कि जीन अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, जीन नियमन से होता क्या है, तो जीन नियमन से कोशिका यह नियंत्रित करती है कि कब, कहाँ और कितनी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होना चाहिए। यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है उस पर रेगुलेशन भी होना चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं, जीन का रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर यदि हम बात करें तो ई. कोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मेनली रेगुलेशन हमें वहाँ पे दिखाई देता है, और कहाँ पे था, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। यानी कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो इसी लेवल पे हम उसको क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, या फिर उसमें अपन रेगुलेशन देख लेते हैं, कि नियंत्रण देख लेते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। यदि हमें आगे प्रोटीन बनानी है तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को होने देंगे, यानी कि ई. कोलाई बैक्टीरिया इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। और यदि उसे पता चल जाएगा कि आगे प्रोटीन बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। यदि लेवल का पेपर बनेगा तो ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि ई. कोलाई के अंदर जो रेगुलेशन होता है, जीन रेगुलेशन होता है, वो किस लेवल पे होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस लेवल पे होता है, वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है। ठीक है, यानी कि ये करता क्या है, कंट्रोल ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस, यानी कि एमआरएनए के सिंथेसिस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बेसिक बता दी। अब देखना, आखिर जीन नियमन की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखना, पहला इसका आंसर है टू सेव एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की बचत होती है। यानी कि मान के चलिए किसी भी कोई भी सेल है, उसको क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। अब उसको नीड नहीं है प्रोटीन बनाने की, यानी कि उसको आवश्यकता नहीं है उस प्रकार के एंजाइम बनाने की, प्रोटीन बनाने की, फिर भी वो क्या कर रहा है, प्रोटीन बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। और जब उस पर हम कोई कंट्रोल ऐसा आ जाएगा, कोई रेगुलेशन ऐसा आ जाएगा कि जब ज़रूरत होगी तो प्रोटीन बनाई जाएगी, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनाई जाएगी, तो क्या हो जाएगी, एनर्जी की सेविंग हो जाएगी, यानी कि एनर्जी जो है बच जाएगी। तो कोशिका उन एंजाइमों को लगातार नहीं बनाती जिनकी आवश्यकता नहीं होती। इससे होता क्या, ऊर्जा की बचत होती है। दूसरा सुनना, दूसरा क्या होता है कि पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। इन बैक्टीरिया क्या करता है, कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स कंडीशन होती है उनको चेंज करता रहता है। तो ये किसकी वजह से हो पाती है, ये एडजस्ट कर पाता है जिनसे, यानी कि जीन एक्टिविटी जो है वो क्विकली हो सके। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को क्या करना पड़ता है, अपने आप को हर बार पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करना पड़ता है। और जब वो अपने उसके ऊपर कोई जीन का रेगुलेशन करने वाला होगा तो बड़े आसानी से अपने आप को क्या कर लेगा, वो पर्यावरण के अनुसार अनुकूल कर लेगा। ठीक है, दूसरा होता है टू मेंटेन मेटाबॉलिक बैलेंस, यानी कि जो चयापचयी संतुलन होता है उसको बनाए रखना भी आवश्यकता होता है। इससे होता क्या है कि ओवर प्रोडक्शन और डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैन डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म। मान के चलिए कोई सेल है, उससे प्रोटीन बन रहे हैं, और प्रोटीन से क्या बन रहे हैं, एंजाइम बन रहे हैं। और एंजाइम का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा यदि प्रोडक्शन हो जाए,
तो उससे क्या हो जाएगा, जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। या फिर मान के चलिए जितनी मात्रा में एंजाइम बनना चाहिए उतनी मात्रा में बन ही नहीं रहा, यानी कि जो जीन नियमन है, यानी कि सॉरी, जो जीन का एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए, लेकिन जीन का एक्सप्रेशन हो नहीं रहा, यानी कि वहाँ से प्रोटीन बन ही नहीं रही, प्रोटीन नहीं बन रही तो एंजाइम नहीं बन रहा, एंजाइम नहीं बन रहा तो उसकी क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, डेफिशिएंसी आ गई तो जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो जीन को रेगुलेट कर सके, जो ये बता सके कि कब तुझे एंजाइम बनाना है, कब तुझे एंजाइम नहीं बनाना है। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो सारे जो एग्जाम्पल हैं वो पहली चीज़ आपको इकोलाई के ऊपर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इकोलाई जो होता है उसको हम मान के चलिए एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसमें हम उसको ग्रो कराते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है और लैक्टोज होता है। ठीक है, तो ये जो इकोलाई है वो क्या करता है, सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ करता है, ये इसका क्या है, प्रीफर्ड सोर्स है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो इकोलाई होता है वो सबसे पहले किसको यूज़ करता है, तो ग्लूकोज को यूज़ करता है। लेकिन जब ग्लूकोज मान के चलिए खत्म हो गया, अब ग्लूकोज है ही नहीं इकोलाई के पास, उस मीडियम के अंदर ग्लूकोज खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा, तुरंत से स्विच कर जाएगा किसके ऊपर, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जीन्स के, यानी कि अब यहाँ पे ये किसका यूज़ करेगा, अब ये लैक्टोज शुगर का यूज़ करेगा। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इकोलाई बैक्टीरिया को जब ग्रो कराया जाता है किसी भी माध्यम के अंदर, तो पहले तो वो कौन कौन सी शुगर का यूज़ करता है, तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, तो ये 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ से ये पूछेगा कि सबसे पहले कौन से शुगर को यूज़ करता है, वो पता होना चाहिए। सबसे पहले वो ग्लूकोज को यूज़ करता है, जब ग्लूकोज खत्म हो जाती है तो वो स्विच कर जाता है किसके ऊपर, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म जीन्स के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जीन नियमन की आवश्यकता क्यों होती है। अगले पॉइंट पे हम आते हैं कि जीन नियमन के जो स्तर कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से लेवल पर हम जीन के रेगुलेशन को देख सकते हैं या फिर जीन अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। तो सबसे पहला होता है हमारे सामने कौन सा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ये हमने देख ही लिया था अभी। कंट्रोल ऑफ एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए के बनने को ही कंट्रोल कर दिया जाए। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमनली हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन वापस बन सकता है। इकोलाई के अंदर हमने देख लिया था कौन से लेवल पे होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होता है, जो कैसा है, मोस्ट कॉमन है। दूसरा होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाले स्तर पर भी जीन को नियमित किया जा सकता है, यानी कि जीन का रेगुलेशन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एमआरएनए प्रोसेसिंग और स्टेबिलिटी, रेयर एंड प्रोकैरियोट्स, ये जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत कम लेवल पे हमें देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि जब अनुवादन चल रहा है उस जगह भी जीन का रेगुलेशन किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम एमआरएनए, यानी कि जब एमआरएनए से प्रोटीन बन रही होगी उसको अपन ट्रांसलेशन कहते हैं, तो उस लेवल पर भी जीन को रेगुलेट किया जा सकता है, यानी उस जगह भी ये बताया जा सकता है कि अब तुझे प्रोटीन बनानी है या फिर नहीं बनानी है। इसके बाद आता है पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि जब ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद भी रेगुलेट किया जा सकता है जीन को। इसमें कैसे होगा, कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिवेशन और डिग्रेडेशन। देखना, इस डायग्राम से हम यहाँ पे समझते हैं। ये मान के चलिए ब्लू कलर का कोई जीन है जो किसके ऊपर है, डीएनए के ऊपर है। इससे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा या फिर एमआरएनए बनेगा, क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो ये तो लेवल हो गया कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यहाँ पर भी जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। दूसरा, एमआरएनए बन गया, अब इस एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या बन गया, यहाँ पे फाइनल जो एमआरएनए अपने पास बन के कंप्लीट आ गया, और ये किसके अंदर आ गया, साइटोसोल के अंदर आ गया है। साइटोसोल आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आरएनए ट्रांसपोर्ट कंट्रोल आ गया, और अभी इससे क्या बनने जा रहा है, प्रोटीन बनने जा रहा है, यानी कि एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इसको कहेंगे अपन ट्रांसलेशन कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लेवल आपको पता चल गया कितने लेवल पर जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखना। अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैकेनिज्म देखेंगे, जीन नियमन प्रणाली देखेंगे। तो इसको जो है एक्सप्लेन किया था एक मॉडल के द्वारा, उस मॉडल का नाम है ओपिरॉन मॉडल। पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि ओपेरॉन मॉडल को किसने दिया था, तो एक जैकोब नाम के साइंटिस्ट थे, दूसरे मोर्नार नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1961 के अंदर इसको प्रपोज किया था, इसको बताया था कि जो जीन रेगुलेशन होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसको कौन से मॉडल के द्वारा बताया गया था, ओपेरॉन मॉडल के द्वारा बताया गया था। ठीक है, ये स्टडी कर रहे थे किसके ऊपर, इकोलाई के ऊपर, और एक्सप्लेन कर रहे थे कि बहुत कितने प्रकार के सेवरल जीन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, कैसे एक दूसरे को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मान चलिए ये बैक्टीरियम है, ठीक है, और ये क्या है, इस बैक्टीरिया का एक क्रोमोसोम है। क्या एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर हमने क्या देखा, इसका ओपिरॉन देखा। ओपिरॉन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका प्रोमोटर हो गया, जैसे रेगुलेटर हो गया, जैसे ऑपरेटर हो गया। इसके बाद तीसरी चीज़ होती है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ऐसे जीन होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस जीन से किस प्रकार की प्रोटीन या फिर किस प्रकार का एंजाइम बनेगा। तो ओपिरॉन मॉडल के अंदर जब हम देखते हैं तो 3 प्रकार के जीन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, जो हम आगे भी देखने वाले हैं।
ये डीएनए के ऊपर तीनों जीन उपस्थित हैं, इनसे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और एमआरएनए के बाद इनका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा और इन तीनों प्रकार के जीनों से अलग अलग प्रकार के एंजाइम या फिर प्रोटीन बनने वाले हैं। जैसे इससे अलग प्रोटीन बनेगा जो प्रोटीन 1 है, इससे दूसरा प्रोटीन बनेगा जो प्रोटीन 2 है और इससे अलग प्रकार का प्रोटीन बनेगा जो प्रोटीन 3 है। ठीक है, चलिए अब हम किसकी बात करने वाले हैं, ओपेरॉन मॉडल की बात करने वाले हैं, जिसको किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने दिया था। यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखना, ओपेरॉन क्या है, ऐसे संबंधित जीनों का समूह है जो एक ही नियामक प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि ओपेरॉन क्या है, एक ग्रुप है किसका, एक रिलेटेड जीन्स का, जो कि फंक्शन करते हैं कैसे, टुगेदर, यानी कि एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं और कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा, एक सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम के द्वारा वो कंट्रोल होते हैं। यदि मैं बात करूं एक ओपेरॉन के कंपोनेंट्स की, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है मिलकर ओपेरॉन का निर्माण करते हैं, तो देखना सबसे पहले वहां पे होता है रेगुलेटर जीन। पहले नंबर पे क्या होता है, रेगुलेटर जीन होता है जो क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का काम करता है। नाम से ही हमें पता चला है रिप्रेसर, रिप्रेसर का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेस करने वाला, किसी चीज का दमन करने वाला, किसी चीज को रोकने वाला, पहली चीज। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या अर्थ होता है, वह स्थान जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ करने के लिए बाइंड करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ करने के लिए किस जगह पर बाइंड करता है, तो ओपेरॉन में तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बाइंड करता है, प्रमोटर पर बाइंड करता है। तीसरी जो चीज होती है वो होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है, सुनना, वह डीएनए खंड जहां रिप्रेसर बाइंड होकर जीन को चालू या बंद करता है। यानी कि डीएनए का ऐसा सेगमेंट होता है जहां पे रिप्रेसर बाइंड हो जाता है और जीएनए जीन को क्या कर देता है, बंद करता है या फिर चालू करने का काम करता है, उसे अपन ऑपरेटर कहते हैं। ये आपको शब्द से भी समझ में आ रहा हो, किसी चीज को ऑपरेट करने का काम करता है, यानी कि कब जीन को चालू करना है, कब जीन को बंद करना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है ओपेरॉन में, स्ट्रक्चरल जीन आते हैं जिसमें लैक जेड आ गया, लैक बाई आ गया और लैक ए आ गया। लैक जो है वो लैक्टोज का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या होता है, ये कोड करता है एंजाइम और प्रोटीन को, यानी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम को निर्माण करने के लिए जिम्मेदार जीन होते हैं। यानी कि जो लैक जेड है ये अलग जीन है, अलग प्रकार की प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। लैक बाई है ये अलग प्रकार की जीन प्रोटीन बनाएगा। लैक ए है ये अलग प्रकार की जीन और प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखना सबसे पहले होता है रेगुलेटरी जीन, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन क्या करने का काम करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाने का काम करता है। दूसरा होता है प्रोमोटर, जो क्या करता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पी से प्रोमोटर हो रहा है और यहाँ पे कौन आके जुड़ेगा, पॉलीमरेज आके जुड़ेगा, तो पी से पॉलीमरेज। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, यहाँ से आपको याद करने में आसानी रहेगी। दूसरा होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर ये बताता है कि कब जीन को चालू करना है और कब जीन को बंद करना है, यानी कि ऑपरेट करने का काम करता है। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सामने कौन से, स्ट्रक्चरल जीन चौथे नंबर पे, जो कि अभी हमने देखे थे। जैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दूँ, लैक क्या था, लैक जेड हो गया, ठीक है, इसके बाद लैक बाई हो गया और लैक एक्स हो गया, ठीक है, या फिर हम इसको लैक ए भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन के बाद ये अलग अलग प्रकार की क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ओपेरॉन की संरचना हो गई, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ये कॉम्पोनेंट हो गए, आप इसकी संरचना हो गई। आगे बढ़ते हैं, देखना अब क्या होता है, हम बात करेंगे लैक ओपेरॉन की। किसकी बात करेंगे, लैक ओपेरॉन की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसको किसने खोजा था, जैकब मोनार्ड ने खोजा था 1961 के अंदर, और किसके ऊपर खोजा गया था, इकोलाई के द्वारा खोजा गया था। ये क्या बताता है, ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक से आपको समझ में आ गया, ये जो लैक है ये कहाँ से आया है, लैक्टोज से आया है। ठीक है, तो लैक्टोज क्या होती है, एक प्रकार की डाइसेकेराइड शुगर होती है, ये भी आपको पता चल गया। अब हम यदि बात करें कि स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं लैकोपिरोन के, पहले भी बात कर ली, वापस बात कर लेते हैं। तो लैक जो जेड होता है, जिससे एंजाइम कौन सा बनेगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। ठीक है, जो फंक्शन क्या करेगा, लैक्टोज को कन्वर्ट करने का काम करेगा किसके अंदर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। दूसरा होता है लैक बाई। लैक बाई दूसरे प्रकार का जीन है, यहाँ पे हमने देखा था, ये रहा लैक बाई। एक लैक जेड है और एक लैक ए है, या फिर अपन लैक एक्स भी उसे कह देते हैं। ठीक है, लैक बाई क्या करेगा, परमिएज नाम के एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा लैक्टोज को सेल के अंदर एंटर करने में। तीसरा होता है लैक ए। लैक ए क्या करता है, ट्रांस एसिटिलेज नाम के एंजाइम का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का रोल करता है, किसमें, रिमूव करता है टॉक्सिस को, बाई टॉक्सिस के जितने भी बाई प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। यानी कि मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो डिटॉक्सिफिकेशन का ये काम करता है। अब सुनना, यदि पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपके पूरे पूरे चांस है बनने के कि किस प्रकार के जीन से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है। 101% जो है क्वेश्चन बनता है आपके आरपीएससी में, यहीं से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को तो आप 100% याद कर लें कि कौन से जीन से कौन से प्रकार का एंजाइम बनने वाला है। लैक जेड से आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक बाई से परमिएज बनेगा और लैक ए से ट्रांस एसिटिलेज बनेगा। याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। लैक जेड से आपको याद रखना है बीटा,
वाई से आपको याद रखना परमिएज और ए से तो आप एसिटिलेज नाम से याद कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे सामने लैकोपिरोन, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे कौन है, प्रमोटर है। ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है। क्या है, रेगुलेटरी जीन है जो क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है। इसके बाद यहाँ पे प्रमोटर आ गया और यहाँ पे क्या है, ओ आ गया, जो क्या है एक प्रकार का रिप्रेसर है। ठीक है, अब सुनना सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूशन। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, लैकोपिरोन की क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो देखना, वर्किंग ऑफ लैकोपिरोन, लैकोपिरोन की कार्यप्रणाली किस प्रकार से ये काम करता है। सबसे पहली परिस्थिति आती है हमारे सामने कि जब लैक्टोज एब्सेंट है। मैंने आपको बताया था कि पहले ये किसको यूज़ करता है, सबसे पहले ये ग्लूकोज को यूज़ करता है। तो जब ग्लूकोज को यूज़ कर रहा है यानी कि यहाँ पे लैक्टोज क्या है, अनुपस्थित है, यानी कि लैक्टोज इसके अंदर है ही नहीं, तब ये किस प्रकार से काम करेगा, सुनना। रेगुलेटरी जीन जो है जिसमें हम लैक आई की बात कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन को। किसको प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है। ये रिप्रेसर जो है बाइंड कर जाता है कहाँ पे, ऑपरेटिंग रीजन पे। इधर की तरफ आते हैं, देखना यहाँ से अपन वापस समझते हैं ये क्या रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सेंस इन इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है, यहाँ पे लैक्टोज है। तो लैक्टोज अभी नहीं है, लैक्टोज नहीं है तो जो रेगुलेटरी जीन होता है जिसे अपन आई कह रहे थे, रेगुलेटरी जीन होता है जिसे अपन आई कह रहे थे, ये क्या करता है कि रिप्रेसर बनाता है। क्या बनाता है, रिप्रेसर बनाता है। ये mRNA का हो गया और ये क्या बन गया, यहाँ पे रिप्रेसर बन गया। ये रिप्रेसर जाके कहाँ बाइंड हो जाता है, ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है। कहाँ पे जाके बाइंड हो गया, ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो गया। तो रिप्रेसर बाइंड हो गया कहाँ पे, ऑपरेटर पे जाके, रीजन ओ पे। और ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने से रोक देता है, यानी कि प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन द ओपिरोन। यानी कि अब यहाँ पे जो ओपिरोन है वो कौन सी कंडीशन में है, बंद कंडीशन में है। ओपिरोन क्या है, यहाँ पे बंद है। जैसे ही ऑपरेटर पे जाके जुड़ गया तो आगे जो ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज को, ये जैसे यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है तो इसको आगे बढ़ने देगा ही नहीं, यहीं पे इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, ये चीज़ कब हो रही है, जब इंड्यूसर क्या है, एब्सेंस है, यानी कि यहाँ पे लैक्टोज अनुपस्थित है। देखना, ये क्या करता है, रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाता है कहाँ पे, ऑपरेटर रीजन पे। अब जो है आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू प्रमोटर, अब प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड नहीं कर सकता, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। हैंस नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। अब जितने भी जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, उनसे किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं बनेगा। ना तो जो लैक एक्स है वो प्रोटीन बना पाएगा, एंजाइम बना पाएगा, ना लैक वाई है वो एंजाइम बना पाएगा, ना ही लैक जेड है वो एंजाइम बना पाएगा, यानी कि किसी प्रकार का एंजाइम नहीं बनेगा। रिजल्ट क्या होंगे, जीन्स आर ऑफ, यानी कि जो जीन्स है वो कैसे हो गए, ऑफ हो गए, किसी प्रकार का प्रोटीन एंजाइम नहीं बन रहा है। रिप्रेसर बाइंड कहाँ कर रहा है, ऑपरेटर बाइंड कर रहा है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ये कब है, जब इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर कौन है, यहाँ पे लैक्टोज शुगर है। दूसरे नंबर पर देखना, जब लैक्टोज यहाँ पे क्या आ गई, प्रेजेंट हो गई, लैक्टोज की उपस्थिति होने पर। अब दूसरी कंडीशन आ गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक्टोज प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, अब जैसे ही लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी तो होगा क्या, देखना, लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, इंड्यूसर की तरह एक्ट करने लगेगा। एक्चुअली इट्स डेरिवेटिव ऑफ एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज का क्या है, ये डेरिवेटिव है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका देखने के लिए बन जाता है पेपर में, कई बार लैक्टोज भी आ जाता है और कई बार एलोलैक्टोज भी आ जाता है। इंड्यूसर क्या करता है, रिप्रेसर पे जाके बाइंड कर जाता है और इसकी शेप जो है इसको चेंज कर देता है। यानी कि इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसर क्या करेगा, सबसे पहले इस रिप्रेसर पर जाके बाइंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिप्रेसर पर जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ये है इंड्यूसर, ये क्या करेगा, रिप्रेसर पर जाके बाइंड कर जाएगा। जब इस रिप्रेसर पर जाके बाइंड कर जाएगा और जब ये ऑपरेटर की तरफ जाएगा तो अब इसको यहाँ पे बाइंड होने की जगह नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहले ये जो रिप्रेसर था, पहले ये जो रिप्रेसर था कुछ इस तरीके का था और ये चुपचाप जाके ऑपरेटर पर बाइंड हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे उसकी शेप इस प्रकार की थी और यहाँ पे जाके बाइंड हो सकता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इसकी शेप कुछ इस प्रकार की बन गई। यदि मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, इसकी शेप कुछ इस प्रकार की बन गई। ठीक है, इस प्रकार की शेप बन गई। अब जैसे ही ऑपरेटर के पास गया तो यहाँ पे ये बाइंड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऐसा ऑपरेटर का शेप वहाँ पे है ही नहीं। जब यहाँ पे ये बाइंड नहीं हो पाया तो लैक ओपिरोइन जो है वो कैसी कंडीशन में हो जाएगा, ऑन कंडीशन में हो जाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो क्या शुरू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा तो आपकी जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है वो बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो ओपिनोन है वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और चालू कब होता है, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या करता है, यहाँ पे इनएक्टिव कर देता है किसको, रिप्रेसर को। किसको इनएक्टिव कर देता है, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है। यही वाली बात है, बस सिंपल। रिप्रेसर जो है कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर एनीमोर, यानी कि अब जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर सकता। जब उसको रिप्रेस नहीं कर सकता तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड कर जाता है किससे, प्रमोटर से, एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक जेड लैक बाई लैक ए। ठीक है, चलिए, और
अब एंजाइम जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और लैक्टोज का जो है मेटाबोलाइज्ड शुरू हो जाएगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीन जो है ऑन हो जाएंगे, रिप्रेसर जो इनएक्टिव हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाएगा और एमआरएनए क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा और एमआरएनए से क्या बन जाएंगे, एंजाइम बनना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था लैक जेड जो है और लैक वाई है, लैक ए है, ये क्या स्ट्रक्चरल जीन है, इनका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये क्या बन जाएंगे, लैक एमआरएनए बन जाएंगे और लैक जेड से जो प्रोटीन बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक वाई से जो एंजाइम बनेगा वो परमीएज बनेगा, लैक ए से जो एंजाइम बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनेगा। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, लैकोपेरिन कहते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, यदि नहीं आई है तो आप वापस जो वीडियो है उसको चला के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। देखना, यदि लैक्टोज नहीं है, केवल ग्लूकोज है, तो रिप्रेसर कैसी स्टेज में है, एक्टिव स्टेज में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी ए पी और सी एम पी क्या है, लो है, तो कैप क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कि जब रिप्रेसर एक्टिव हो गया तो उसने क्या कर दिया, उसको दमन कर दिया, उसको रिप्रेस कर दिया, तो जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ कंडीशन हो गया। जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट हो गया और ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो गया तो रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लैक्टोज जाके किस पे कनेक्ट हो जाएगी, रिप्रेसर पे जाके कनेक्ट हो जाएगी और सी एम पी क्या है जो लो हो जाएगी और पार्शियली ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज बिल्कुल ही एबसेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है ही नहीं, तो रिप्रेसर क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, हाई सी एम पी हो जाएगी, कैप जो है एक्टिव हो जाएगा और जो जीन एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, फुली रूप से ऑन हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो जीन एक्सप्रेशन क्या है, ऑफ है, यानी कि ये बंद है। यदि लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो ये आधा ऑन है, क्योंकि दोनों आधी आधी हैं। लेकिन हमें कैसी कंडीशन चाहिए, ग्लूकोज तो बिल्कुल खत्म हो जाए और लैक्टोज ही बची रहे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुली रूप से ऑन हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या बनती है कि ना तो लैक्टोज है ना ही ग्लूकोज है, तो रिप्रेसर वापस से एक्टिव हो जाएगी और जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखना अभी हमने जो देखा वो कौन सा देखा, लैक ओपिरोन देखा। कौन सा देखा, लैक ओपिरोन देखा। ठीक है, लोग लैक जो ओपिरोन था ये किस प्रकार का था, एक रिप्रेसर जो ओपिरोन था उस प्रकार का था। ठीक है, यानी कि सॉरी, रिप्रेसर का इंड्यूसिबल ओपिरोन था, यानी कि ये क्या कर रहा है, किसी चीज़ को इंड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगला एक ओपिरोन आता है, अगला एक ओपिरोन आता है जिसे अपन कहते हैं टीआरपी ओपिरोन या फिर ट्रिप्टोफैन ओपिरोन। ये क्या करता है, एक प्रकार का रिप्रेसिबल ओपिरोन है। क्या है, एक दमनशील ओपिरोन है, यानी कि ये हमेशा बंद रहता है लेकिन इसको क्या कराया जाता है, चालू कराया जाता है। कैसा रहता है, ये हमेशा बंद रहता है लेकिन इसको क्या कराया जाता है, चालू कराया जाता है। देखना, ट्रिप्टोफैन ओपिरोन क्या है, टीआरपी ओपिरोन में से अपन कह देते हैं एक प्रकार का रिप्रेसिबल ओपिरोन सिस्टम है जो कि ई कोलाई के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अभी हम पहले वाला जो पढ़ के आए हैं वो किसको नियंत्रित कर रहा था, वहाँ पे एंजाइम के बनने को नियंत्रित कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, अमीनो अम्ल के संश्लेषण को नियमित करता है। तो ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टीआरपी ओपिरोन, टीआरपी ओपिरोन किसके संश्लेषण को नियंत्रित करता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए किसके संश्लेषण को नियंत्रित करता है, अमीनो अम्ल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, व्हेन ट्रिप्टोफैन लेवल इज हाई, जब ट्रिप्टोफैन जो अमीनो अम्ल है उसका लेवल हाई होता है तो ओपिरोन कैसा रहता है, ऑफ रहता है। यानी कि जनरली ये कैसा रहता है, ऑफ रहता है, क्योंकि आगे ज़्यादा मात्रा में ट्रिप्टोफैन बनाने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, लेवल क्या है, हाई है, इसलिए ये कैसा रहता है, ओपिरोन ऑफ रहता है। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन का लेवल क्या हो गया, लो हो गया, तो ओपिरोन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है किसके लिए, ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस के लिए, यानी कि ट्रिप्टोफैन का बनना जो है वो चालू हो जाता है। यानी कि जनरली ये कैसा रहता है, ऑफ रहता है। कब, जब ट्रिप्टोफैन का लेवल कैसा, हाई है, क्योंकि आगे सिंथेसिस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही लो हुआ तुरंत ही क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। तो इसलिए इसको अपन कहते हैं क्या, रिप्रेसिबल, यानी कि जनरली वे में चालू रहता है लेकिन इसको रिप्रेस करना पड़ता है, इसको बंद करना पड़ता है। ठीक है, इन शॉर्ट में यदि हम बात करें तो जो लैक ओपिरोन है वो क्या, इंड्यूसिबल है और टीआरपी ओपिनियन हो क्या, रिप्रेसिबल है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। कैसे, लैक ओपिनियन निम्न में से किस प्रकार का ओपिनियन है, तो आपको पता होना चाहिए लैक ओपिनियन कौन सा है, इंड्यूसिबल है, और टीआरपी ओपिनियन कौन सा है, रिप्रेसिबल है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इंड्यूसिबल का मतलब होता है कि टर्न ऑन बाय सबस्ट्रेट, यानी कि एक सबस्ट्रेट डाला जाता है जिससे इसको क्या कराया जाता है, ऑन कराया जाता है, और वो सबस्ट्रेट कौन सा है, लैक्टोज। वो सबस्ट्रेट कौन सा है, लैक्टोज। और ये क्या है, इसको टर्न ऑफ बाय एंड प्रोडक्ट, यानी कि इसको ऑफ कराया जाता है किसी एंड प्रोडक्ट के द्वारा, ये ऑफ होता है, यानी कि इसको रिप्रेस कराया जाता है और इसको इंड्यूस कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं लोकेशन एंड फंक्शन, यानी कि इसका लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है। तो ये ई कोलाई के क्रोमोसोम के अंदर देखने को हमें मिलता है। इसके पास 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि टीआरपी ओपिरोन के अंदर स्ट्रक्चरल जीनों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी है, 5 है। लैक ओपिरोन के पास स्ट्रक्चरल जीन की संख्या कितनी थी, 3 थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
चलिए कौन कौन से हो सकते हैं, तो ए से लेके ई तक हो सकते हैं, जिसमें टीआरपी ई आ गया, टीआरपी डी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं टीआरपी ई डी सी बी ए। ठीक है, अगला सुनना, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखना, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपिरोन में क्या क्वेश्चन बनेगा कि ट्रिप्टोफैन ओपिरोन की संरचना के अनुसार स्ट्रक्चरल जीन का सही क्रम है। ध्यान रखना, ट्रिप्टोफैन ओपिरोन की संरचना के अनुसार स्ट्रक्चरल जीन का सही क्रम है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा आएगा, टीआरपी ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, यानी कि ई से लेके ए की तरफ, इस तरफ से संरचना आपको बतानी है। स्ट्रक्चरल जीन का जो सही क्रम है वो ये है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दी जीन्स कोड फॉर एंजाइम रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन फ्रॉम क्रोसेमिक एसिड, यानी कि ये जो जीन्स हैं ये एक ऐसे एंजाइम को कोड करते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है सिंथेसाइज करने के लिए किसको, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए जिन एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उन जीन उनके लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं। और यदि आपसे पूछे कोई अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा यदि, तो ये बनेगा कि ट्रिप्टोफैन का जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, क्रोसेमिक एसिड होता है। ध्यान रखना। ठीक है, यदि हम टीआरपी ओपिरोन की संरचना की बात करें तो सुनना, सबसे पहले उसके पास होते हैं कौन, रेगुलेटरी जीन, जिसे अपन टीआरपी आर कह रहे हैं। ये रहा रेगुलेटरी जीन टीआरपी आर। ठीक है, ये क्या करता है, एक नियामक जीन है जो आरंभ में निष्क्रिय रिप्रेशर बनाता है। इसके बाद होता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने का स्थान होता है, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ेगा आके, प्रमोटर साइट पे कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। अगली आती है ऑपरेटर, बिल्कुल वही चल रही है जो लैक ऑपरेटर की संरचना थी वही टीआरपी है, लेकिन स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चरल जीन है उनकी जो संख्या है या फिर जो नाम है वो बदल गया है। ऑपरेटर क्या करता है, डीएनए का वह भाग होता है जहाँ पे रिप्रेसर आकर जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करता है। ये रहा आपका ऑपरेटर, उसे हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद लीडर सीक्वेंस होता है जिसे अपन टीआरपी एल कहते हैं। ये क्या होता है, एक छोटा सा अनुक्रम होता है जो एटुनेशन को नियंत्रित करता है। अभी हम आके देखेंगे एटुनेशन होता क्या है। इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन होती है जो कि कौन सी है, टीआरपी ई है, डी है, सी है, बी है और ए है। ये क्या होते हैं, ट्रिप्टोफैन संश्लेषण में आवश्यक एंजाइमों के लिए कोड करते हैं अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्थान और कार्य समझ में आ गया और आपकी संरचना भी पूरी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखना, अब नियमन की प्रक्रिया की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेगुलेशन होता कैसे। देखना, यहाँ पे जो है दो लेवल का, यानी कि दो प्रकार का कंट्रोल होता है। पहला होता है रिप्रेशन और दूसरा होता है एट्यूनेशन। रिप्रेशन क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होता है, और एट्यूनेशन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कंट्रोल होता है। सबसे पहले हम रिप्रेसिबल मैकेनिज्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखना, जब पहली कंडीशन कौन सी बनेगी इसमें, रिप्रेसिबल मैकेनिज्म में पहली कंडीशन बनेगी व्हेन ट्रिप्टोफैन इज एब्सेंट, यानी कि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की कंडीशन कैसी है, लो कंडीशन है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिप्टोफैन बनाना पड़ेगा। तो सुनना, सबसे पहले क्या होगा, रेगुलेटरी जो जीन होता है जिसे अपन टीआरपी आर कह रहे हैं, एक इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एक इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा जो कैसी अवस्था में है, इनएक्टिव अवस्था में है। इनएक्टिव रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। अब यहाँ पे जो इनएक्टिव रिप्रेसर है वो कभी भी ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर सकता, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये ना ऑपरेटर रीजन, ये ऑपरेटर रीजन है। यहाँ पे इनएक्टिव जो प्रोटीन है वो यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या कर जाएगा, प्रोमोटर पे जाके बाइंड कर जाएगा और ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बन जाएगा और एमआरएनए से क्या बन जाएंगे, एंजाइम बन जाएंगे, जिससे क्या बन जाएंगे, एंजाइम बन जाएंगे और ट्रिप्टोफैन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। यानी कि रिजल्टेंट हम बात करें तो ओपेरॉन क्या आ जाएगा, ऑन कंडीशन में आ जाएगा और कौन सी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। यानी कि पहली कंडीशन कौन सी है, जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है या फिर उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, लो है। तो सिंपल सी बात है कि जब कंसंट्रेशन लो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो जाए, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस चालू हो जाए। पहली कंडीशन आपकी समझ में आ गई। अगले देख, अब यहाँ पे यदि हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में है कौन, ट्रिप्टोफैन, यानी कि ट्रिप्टोफैन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट। पहली कंडीशन पे हम बात करें तो पहले यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो एब्सेंट था या फिर उसकी कंसंट्रेशन कैसी थी, लो कंसंट्रेशन थी। जब उसकी कंसंट्रेशन लो हो गई तो ऑटोमेटिक जो है जो ओपेरॉन है उसको ऑन होना पड़ा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो गई तो क्या बनाना पड़ेगा, अब हमें ट्रिप्टोफैन बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो गई कि अब ट्रिप्टोफैन जो है जितनी मात्रा उसकी होनी चाहिए थी उतनी हो गई और उससे ज़्यादा ही कंसंट्रेशन हो गई। तो यदि मैं इसका एट रिजल्टेंट बात करूँ तो यहाँ पे अब हमें ओपेरॉन को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। किस तरीके से ऑफ होगा वो देखना। यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन है जो हाई कंसंट्रेशन के अंदर आया है वो को रिप्रेसर की तरह काम करेगा। ठीक है, एक सहायक रिप्रेशर की तरह, यानी कि दमनकारी के रूप में काम करेगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले बाइंड करेगा एक इनएक्टिव रिप्रेशर के साथ।
पहली चीज़, यानी कि जो रिप्रेसर है वो अभी कैसी कंडीशन में है, इनएक्टिव कंडीशन में है। तो उसके साथ जाकर ये बाइंड कर जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक्टिव रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यानी कि पहले से रिप्रेसर क्या है, इनएक्टिव कंडीशन में है, क्योंकि जो ओपेरॉन है वो चालू है। अब उसको ऑफ करना है तो यानी रिप्रेसर को हमें एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसका नाम है एक्टिव रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जाके कहाँ बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो ऑपरेटर रीजन है इस ऑपरेटर रीजन पे जाके ही कौन आता है, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आता है, और यहीं से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो चालू होता है, यानी कि यहीं से जो मैं बात करूँ ओपेरॉन ऑन होता है। ठीक है, लेकिन अब इस ऑपरेटर पे आके कौन कनेक्ट हो गया, यहाँ पे यदि मैं बनाना चाहूँ, यहाँ पे आके वो जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आके वो कॉम्प्लेक्स आके बाइंड हो गया। अब जब ये बाइंड हो गया तो ये आरएनए पॉलीमरेज से इधर नहीं जा पाएगा, यानी कि ये जो ओपेरॉन है ये क्या हो जाएगा, अब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात है, देखना। ऑपरेटर रीजन पे जाके जैसे ये बाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाएगी। एंजाइम जो सिंथेसिस हो रहा था वो हेल्स हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। नो न्यू ट्रिप्टोफैन मेड, अब कोई भी प्रकार का ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा। रिजल्टेंट की हम यहाँ पे बात करें तो ओपेरॉन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपकी समझ में आ गई कि सबसे पहले जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है यानी कि लो कंसंट्रेशन में है तो ओपेरॉन को ऑन करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन की हम यहाँ पे बात करें तो जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो गई, तो अब वहाँ पे हमें जो ओपेरॉन चल रहा है, तो टीआरपी ओपेरॉन चल रहा है, उसको ऑफ करना पड़ेगा। कैसे ऑफ होगा, कैसे ऑन होगा, वो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। ये जो मैकेनिज्म चल रहा है, इस मैकेनिज्म का नाम है रिप्रेशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब दूसरा दूसरा हमारे सामने आता है, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे इसका ऑपरेटर रीजन है जहाँ पे रिप्रेसर क्या करेगा, आके बाइंड करेगा, और ये सारी जो जीन है ये अलग अलग प्रकार के क्या बनाएंगे, ट्रिप्टोफैन बनाएंगे। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे इसका सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से ये क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। फिर एमआरएनए द्वारा एमआरएनए के अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, जिससे अलग अलग प्रकार के क्या बनेंगे, ट्रिप्टोफैन बनेंगे। ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, इनकी सब यूनिट्स होती हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, ट्रिप्टोफैन के बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 5 प्रकार की जीन पाई जाती हैं, आपको मैं वापस बता देता हूँ कि स्ट्रक्चरल जो जीन होती हैं ये यही स्ट्रक्चरल जीन है, और कि यदि इनका सही क्रम आपसे पूछा जाए तो यही सही क्रम आपको बताना है। ई सबसे पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। चलिए, अगला आता है, देखिए हमारे सामने मैकेनिज्म दूसरा, जिसका नाम है एट्यूनुएशन मैकेनिज्म, जिसे अपन समन तंत्र कहते हैं। देखिए, दो मैकेनिज्म है हमारे पास, वापस आपको रिकॉल करा देता हूँ। दो मैकेनिज्म है हमारे पास, जिसमें एक पहला था रिप्रेशन, जिसे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल कह रहे थे। दूसरा आता है एट्यूनुएशन। ठीक है, तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरे नंबर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी आपको पता होनी चाहिए, यानी किसने इसको खोजा था। तो चार्ल्स यानोफस्की नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था 1970 के अंदर। दूसरी बात करूँ कि ये करता क्या है, तो ये प्रोवाइड कराता है हमारे लिए एक एडिशनल फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल, यानी कि एक जो जनरली वे में मैं बात करूँ तो वहाँ पे रिप्रेसर जो मैकेनिज्म है वही काम करता है, लेकिन एक एडिशनल है हमारे लिए, यानी कि एक अतिरिक्त है जो कि हमें फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बन सकता है आपका वो ये बनेगा कि एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है। तो एटेन्यूएशन का मतलब होता है प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि शमन का अर्थ होता है ट्रांसक्रिप्शन का समय से पहले समाप्त होना। बहुत ही सिंपल लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं। यानी कि समझना इसका मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जब रुकना होता है तभी रुकता है। ठीक है, टर्मिनेशन उसका तभी होता है जब जो टर्मिनेशन कोडन वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है उसको प्री मैच्योर, यानी कि समय से पहले ही उसको समाप्त करवा दिया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एटेन्युएशन कह देते हैं। ये होता कैसे, तो देखना, ये ऑपरेट होता है किसके द्वारा, एक लीडर सीक्वेंस के द्वारा, जैसे अपन टीआरपीएल कह देते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो कि फॉर्म करता है डिफरेंट प्रकार का एक अलग स्टेम लूप, यानी कि जैसे अपन हेयर पिन शेप जैसी स्ट्रक्चर है, एक अलग प्रकार का स्टेम लूप स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म करता है, जब कहाँ पे करता है, एमआरएनए के अंदर करता है। ठीक है, और ये कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन ट्रिप्टोफैन लेवल, ट्रिप्टोफैन लेवल के आधार पर ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है ये चीज़ कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है डिफरेंस बिटवीन लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन। दोनों ओपेरॉन हमने कंप्लीट कर लिया, अब दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो वापस से स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ मैंने फीचर लिखे हैं, इधर मैंने लैक ओपेरॉन और दूसरा है टीआरपी ओपेरॉन। फीचर में सबसे पहला हमारे सामने आ रहा है टाइप। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन जो है वो इंड्यूसिबल प्रकार का ओपेरॉन है, यानी कि दमनात्मक प्रकार का सॉरी प्रेरक प्रकार का ओपेरॉन है, यानी कि इसको प्रेरित करना पड़ता है हमें। टीआरपी ओपेरॉन जो है वो रिप्रेसिबल प्रकार का ओपेरॉन है, जिसे अपन क्या कहते हैं, दमनकारी ओपेरॉन कह देते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन सकता है। ठीक है, अच्छा अच्छी चीज़ है, और यहीं से बेसिक जो क्वेश्चन बनना होता है वो यहीं से बन जाता है। अगला होता है इंड्यूसर और को रिप्रेसर।
यानी कि लैक ओपेरन जो है वो इंड्यूसिबल है, तो किस चीज़ के द्वारा इंड्यूस होता है, तो हमें पता है ये लैक्टोज शुगर के द्वारा इंड्यूस होता है या फिर एलोलैक्टोज के द्वारा क्या होता है, इंड्यूस होता है। दूसरा, जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है, यानी कि जैसे अपन टीआरपी ओपेरॉन कह रहे थे, इसके लिए कोरेप्रेसर कौन होता है, तो इसके लिए ट्रिप्टोफैन जो है वो कोरेप्रेसर के रूप में काम करता है। अगले हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में, तो जो लैक ओपेरॉन होता है वो कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज का फंक्शन करता है, यानी कि लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के लिए ये चालू होता है ओपेरॉन। इसके बाद टीआरपी जो ओपेरॉन होता है ये एनाबॉलिज्म यानी कि सिंथेसिस, और किस चीज़ का सिंथेसिस, ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए ये क्या होता है, चालू होता है। अगला, जीन ऑन कंडीशन, तो लैक ओपेरॉन में जो है सबस्ट्रेट के प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट के टाइम पे क्या होती है कंडीशन, सॉरी जो जीन है वो ऑन होता है, ठीक है। और टीआरपी ओपेरॉन में यानी कि एब्सेंस ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी कि जब एंड प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो जो कंडीशन है जीन की वो ऑन हो जाती है, ठीक है। चलिए, रेगुलेशन टाइप की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल होते हैं, और टीआरपी ओपेरॉन की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव कंट्रोल और एटेन्यूएशन की जो प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों के बीच में क्या देख लिया, डिफरेंस देख लिया। इस तरीके से हमने आज की वीडियो में जो है कंप्लीट कर लिया है, आपके लैक ओपेरॉन जो है उसको कंप्लीट कर लिया, टीआरपी ओपेरॉन है उसको भी कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक था, ठीक है, मेन टॉपिक का नाम क्या है वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। अपना मेन टॉपिक चल रहा था जो कि है जीन रेगुलेशन, ठीक है, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए थे वो भी मैंने आपको बता दिए, और जो यहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको 100% पेपर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। नोट्स का आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए, इसकी जो पीपीटी है, यानी इसकी जो पीपीटी है ये आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। उसको आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा यानी कि ये जो आपको नोट्स मिलेंगे, यानी कि बुक की जो पीडीएफ है, इस टॉपिक की जो बुक है उसकी पीडीएफ है वो भी आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। और मैंने क्या किया है कि बुक की जो पीडीएफ है उसको पूरी यूनिट, यानी कि जेनेटिक्स की जो पूरी यूनिट है उसको मैंने कंप्लीट एक ही यूनिट के रूप में बना के दे दिया है पूरी पीडीएफ को। आप क्या कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा यदि आपको वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लग रही है वीडियो, और ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप जो है इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे साथ के साथ उनकी भी हेल्प होती रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अपन एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।